एपिसोड स्टार्ट होता है और लियो सोच रहा होता है तो उसने आगे बढ़कर उस फू लड़के को पसंद करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी उसका दोस्त बोलता है, यान ने कहा कि तुम्हें उस फू लड़के से किसी ऐसी चीज में मुकाबला करना चाहिए जिसमें तुम अच्छे हो। क्यों ना रोबोट मॉडिफिकेशन में उससे मुकाबला किया जाए। उसे ये करना आता ही नहीं। ये सुनकर लियो सोचता है, ये तो अच्छा आइडिया है, फिर भी मुझे उसके लिए बर्थडे केक पहुंचाना चाहिए। लियो को वहां से जाते देखकर उसका दोस्त बोलता है, गॉड लियो, क्या अब केक लेकर जाने पर तुम्हारी पिटाई नहीं होगी? लियो बोलता है, मैं इसे उसके कमरे के दरवाजे पर छोड़ दूंगा, वो लौटेगी तो देख लेगी। इसी बीच हम मिशेल को देखते हैं जो विक्टर से बोल रही होती है, इसमें क्या है, ये इतना बड़ा क्यों है? विक्टर उसे रोकते हुए बोलता है, रुको, इसे घर जाकर खोलना, बस कुछ बेकार सी चीजें हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ खास मिलेगा? मिशेल बोलती है, तो फिर मैं इसे बाद में घर जाकर खोलूंगी। और सैम डोंग उन दोनों को साथ देखकर सोचता है, मैंने तो अभी अभी बेंजामिन झाओ से पीछा छुड़ाया था और अब कोई और मिशेल के लिए मुझसे मुकाबला कर रहा है। और सैम विक्टर को धक्का देते हुए बोलता है, मिशेल, ये मेरा है, मेरे ज्यादा नियम नहीं है, तुम अभी इसे खोल सकती हो। विक्टर उसे घूरते हुए बोलता है, बच्चे, क्या तुम्हारी पिछली साइड कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है? सैम बोलता है, भाई, अगर तुम्हें सोफा छोटा लग रहा है तो वहां जाकर बैठ जाओ, सामने वाला सोफा खाली है। क्या तुम इतने बूढ़े हो कि चल भी नहीं सकते? ये सुनकर विक्टर उसे मारने जाता है, लेकिन पीछे से साइमन उसे रोकते हुए बोलता है, छोड़ो विक, वो आखिरकार लिटिल मास्क का आधा रिश्तेदार है, शायद वो भविष्य में तुम्हारा साला बन जाए। ये सुनकर विक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है, क्या साला? तभी हेलिन बोलती है, लगभग 12 बजने वाले हैं, लाइट बंद करो और मोमबत्तियां जलाओ। मिशेल, एक विश मांगो। मिशेल विश मांगती है, आज मेरा अब तक का सबसे खुशहाल जन्मदिन है। मैं चाहती हूं कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की नियति और गंभीर बीमारी जल्द ही खत्म हो जाए और डोंग परिवार स्वस्थ रहे। मैं चाहती हूं कि विक्टर फू नाम का कोई व्यक्ति अब हर साल मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाए। उसके बाद मिशेल मोमबत्ती बुझा देता है। कुछ समय बाद विक्टर बोलता है, तुम खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा, मैं तब तक चेकआउट कर लेता हूं। विक्टर बाहर आकर अपने असिस्टेंट से बोलता है, हेलो अंकल लियो, पास के मॉल में जाकर 2 जैकेट्स चुनिए, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। बेहतर हो तो छोड़िए, बस खरीद लीजिए और होटल के गेट पर पहुंचा दीजिए। मैं लॉबी में आपका इंतजार करूंगा। अंकल लियो बोलते हैं, जोड़ी वाले सेट चाहिए। मैं समझ गया। उसके बाद हम मिशेल को देखते हैं जो जैकी से बोलती है, जैकी, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूं? जैकी बोलता है, क्या विक्टर के बारे में? मिशेल हाँ में सिर हिलाती है। यह देखकर जैकी बोलता है, कुछ बातें उससे सीखना ही बेहतर होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूं, विक्टर की एक बचपन की दोस्त थी जो बहुत सुंदर थी, शायद तुम्हारे बराबर। जब वे छोटे थे तो वो अक्सर उसे खेलने के लिए घर लाता था और उसे लिटिल फ्लाइट चेस कहता था क्योंकि वे अक्सर फ्लाइट चेस खेलते थे। लिटिल मास्क, तुमने अभी तक उसके साथ फ्लाइट चेस नहीं खेली है ना? यह सुनकर मिशेल मन में ही बोलती है, ये क्या? तो उसने जो नाम मुझे दिया था वो किसी और की नकल करने के लिए था। तभी वहां पर विक्टर आकर बोलता है, लिटिल मास्क, बाहर हवा है और रात ठंडी है, बाद में जैकेट पहन लेना। लेकिन मिशेल विक्टर से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। ये देखकर विक्टर बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या वो मुझे घूर रही है? जैकी उसके पास आकर बोलता है, तुम्हें याद है जब हम बचपन में पेड़ पर चढ़े थे और तुमने मुझे 3 महीने के लिए अस्पताल पहुंचा दिया था, टूटी हुई टांग के साथ? विक्टर बोलता है, अचानक ये बात क्यों छेड़ दी? लड़ना चाहते हो क्या? जैकी बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैं चालाकी कर सकता हूं। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग कैंप होटल में देखते हैं जहां विक्टर सोच रहा होता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि लिटिल मास्क अचानक उदास हो गई है? और विक्टर अपने सामने लियो का केक देखकर गुस्से में बोलता है, क्या ये लियोनार्ड शेन ने भेजा है? मैं इसे फेंक दूंगा। मिशेल बोलती है, ओह, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। ये सुनकर विक्टर सोचता है, जलन क्यों? क्या तुम वो करने से हिचक रही हो? फिर वो मिशेल से बोलता है, उस दिन वेस्टर्न रेस्टोरेंट की स्टेक स्वादिष्ट थी क्या? तभी मिशेल बीच में ही बोलती है, क्या फ्लाइट चेस खेलना मजेदार था? ये सुनकर विक्टर सोचता है, फ्लाइट चेस? कौन सी फ्लाइट चेस? उसके बाद मिशेल अंदर आकर सोचती है, छोड़ो पहले गिफ्ट्स खोलते हैं। और मिशेल विक्टर का गिफ्ट्स खोलते हुए बोलती है, तुमने मुझे आखिर दिया क्या है? लेकिन तभी विक्टर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, रुको लिटिल मास्क, तुम बहुत अधीर हो, क्या तुम मेरे जाने तक इंतजार नहीं कर सकती? मैं अभी यही हूं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, किसी लड़की के बालों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखने पर कैसा महसूस होगा? ये कितना क्यूट है। मिशेल सोच रही होती है, ये जानी पहचानी सूखी पाइन की खुशबू है, मैं उसके साथ इतनी बेरुखी हूं,
क्या उसे पता चल गया कि मैं उसे पसंद करती हूँ? उसके बाद मिशेल वहां से जल्दी भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उन दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। विक्टर हड़बड़ाते हुए बोलता है, छत तो बहुत अच्छी लग रही है। मिशेल विक्टर से पीछे हट जाती है। विक्टर शर्माते हुए बोलता है, तो मैं अब चलता हूँ। मिशेल बोलती है, क्या तुम कल फ्री हो? विक्टर बोलता है, क्या कल साथ में डिनर करना चाहोगी? अरे ज्यादा मत सोचो, मैं अपने पुराने डेस्कमेट्स के लिए भी उदार हूँ, या फिर मैं साइमन को भी बुला लूंगा। मिशेल बोलती है, हाँ ठीक है। विक्टर वहां से जाते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें कल वीचैट पर कांटेक्ट करूंगा। ये सुनकर मिशेल सोचती है, ये हमारी पहली अकेली डेट मानी जाएगी, है ना? फिर मिशेल दरवाजा बंद करते हुए बोलती है, अब गिफ्ट्स खोलने का समय है। ये बोटाइज तो बिल्कुल मेरे शूलेस की तरह बंधी है। क्या ये सब विक्टर ने खुद बांधी है? अरे ये तो पूरे 18 है। हाँ, ये तो राइटल है। ये कैसा सीधा साधा गिफ्ट है। मैं 18 की हूं, 3 की नहीं। लेकिन मिशेल जब देखती है तो विक्टर ने 1 साल से लेकर 18 साल तक का गिफ्ट दिया होता है। ये देखकर मिशेल सोचती है, उसने 1 से 18 साल तक हर जन्मदिन का गिफ्ट पूरा किया। वो इतना भावनात्मक गिफ्ट क्यों देगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी मुझे पसंद करता हो? मैं कोई नतीजा निकालने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये मेरे जीवन का सबसे कीमती और सबसे खुशहाल जन्मदिन है। कुछ समय बाद देखते हैं जहां मिशेल अपने फोन को देखते हुए सोच रही होती है, मैं उसे मैसेज करना और उससे बात करना चाहती हूं, लेकिन मैं उससे कहूंगी क्या? तभी विक्टर मैसेज करता है, जल्दी सो जाओ, हमेशा टाइप करती रहती हो। यह देखकर मिशेल सोचती है, उसे कैसे पता चला कि मैं टाइप कर रही थी? कहीं वो लगातार अपने फोन को देख तो नहीं रहा था। मेरा चेहरा लाल हो गया है और दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अब तो मुझे सच में सो जाना चाहिए। इसी बीच हम विक्टर को देखते हैं जहां वो अपने फोन को देखते हुए हंस रहा होता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो फिर भी हंसते हुए सोचता है, सोच रहा हूं कि वो अभी क्या टाइप कर रही थी। इसी बीच हम शेरनेर का घर पर देखते हैं जहां शेरनेर सोच रही होती है, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया? तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। शेरनेर तुरंत अपना फोन उठाकर बोलती है, हेलो अंकल, क्या डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया? उसके अंकल बताते हैं, हाँ, जो पुरुष सैंपल तुमने भेजा है उसका उन 2 महिला सैंपलों से कोई रक्त संबंध नहीं है। यह सुनकर शेरनेर बोलती है, क्या 2 महिलाएं? अंकल बताते हैं, जो फीमेल सैंपल आपने भेजे थे उनमें 2 अलग अलग महिलाओं के बाल थे। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मैंने कहा था कि उन्हें अलग अलग पैक करना। यह सुनकर शेरनेर सोचती है, क्या यह तब हुआ जब मैंने वेट्रेस से चुपचाप सैंपल लेने को कहा था? वेट्रेस ने 2 लोगों के बाल ले लिए। मुझे लगा उसने सिर्फ यान का लिया है। तभी उसके अंकल बोलते हैं, इन दोनों महिलाओं की डीएनए पहचान दर्शाती है कि वे मां बेटी हैं। यह सुनकर शेरनेर बोलती है, क्या? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, तो वो लाड प्यार में पली कैंपस ब्यूटी यान जाओ बस एक नौकरानी की बेटी है जिसने किसी की पहचान छीन ली। अगर ये बात स्कूल में फैल गई तो ये बड़ी खबर बन जाएगी। फिर वो अपने अंकल से बोलती है, अंकल प्लीज मुझे टेस्ट रिजल्ट की ओरिजिनल प्रति और एक कॉपी भेजिए, साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसी बीच हम ट्रेनिंग होटल की लॉबी में देखते हैं जहां यान आकर बोलती है, मां, जेम्स, आप लोग यहां कैसे? मिशेल की मां यान को देखकर सोचती है, ओह नहीं, मुझे नहीं लगा कि यान के लिए हम खास तौर पर यहां आए हैं। हम तो मिशेल के जन्मदिन पर आए हैं। तभी सुसैन बोलती है, आंटी, जेम्स, क्या आप लोग हमारे साथ देर रात का स्नैक लेना चाहेंगे? आज यान ट्रीट दे रही है। बड़े भाई सोचते हैं, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने मिशेल को तंग किया था? उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वही लड़का जिसने विक्टर को बताया था कि मिशेल मुसीबत में है, ये वही लड़का होता है। और तभी वहां पर बड़े भाई आकर बोलते हैं, हेलो, क्या आप बता सकते हैं मिशेल किस कमरे में है? मैं उसका बड़ा भाई हूं। वो लड़का बोलता है, बड़ा भाई, क्या आप मिशेल का साथ देने आए हैं? मैं गवाही दे सकता हूं कि सबसे पहले मिशेल का सामान कूड़ेदान में फेंकने वाली सुसन पू थी, और अभी के समय बेंजामिन बोल रहा होता है, धत्त तेरे की, तू अब भी यहां खड़ी है, तूने मिशेल को कैसे तंग किया? बोल अभी। ये सुनकर सुसैन सोचती है, क्या झाओ परिवार यहां यान के लिए नहीं बल्कि मिशेल से मुझे सबक सिखवाने आया है। फिर वो यान से बोलती है, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, हम तो बस दोस्तों की तरह मजाक कर रहे थे, है ना यान? यान अपने मन में ही बोलती है, मूर्ख, इस समय मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो? बेंजामिन उसे बाहर खींचते हुए बोलता है, मजाक? तो फिर तुम्हें अभी एंट्रेंस के पास नाली में फेंकना भी बस एक मजाक है। क्या ट्राई करना चाहोगी? सुसैन बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो बस मजाक था, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? तभी बड़े भाई बेंजामिन को पकड़कर पीछे खींचते हुए बोलते हैं,
बस बहुत हो गया। यान, अभी सुसन ने तुमसे कहा था कि ये दोस्तों के बीच का मजाक था, है ना? यान बोलती है, आखिर यहां चल क्या रहा है? फिर वो सुसैन से बोलती है, मैं आज दोपहर क्लास में नहीं थी। क्या तुमने मिशेल को तंग किया? सुसैन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सुनकर सुसैन बोलती है, यान तुम। तभी बीच में ही यान बोलती है, अगर मुझे पता होता कि तुमने ये मेरी पीठ पीछे किया है तो मैं आज दोपहर क्लासरूम से बाहर ही नहीं जाती। अब समझ आया मिशेल इतनी नाराज क्यों थी जब मैं क्लास वापस आई। सुसैन बोलती है, वाह यान, अब तुम्हारी असली सच्चाई सामने आ गई। तुम इतनी बेहाया कैसे हो सकती हो? तो फिर हमारी दोस्ती यहीं खत्म। गुड लक। ये बोलकर सुसैन वहां से जाने लगती है। उसे जाता देखकर यान अपने मन में ही बोलती है, माफ करना, मुझे खुद को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तभी बड़े भाई बोलते हैं, अब काफी देर हो गई है, चलो पहले वापस चलते हैं। ओ हाँ बेंजामिन, उपहार रिसेप्शन पर छोड़ दो और उनसे कहो कि वो इसे कल मिशेल तक पहुंचा दें। मिशेल की मां यान के पास आकर बोलती है, यान अपना ध्यान रखना और मिशेल का भी हमारे लिए ख्याल रखना। यान उनसे कुछ बोलने वाली होती ही है, लेकिन मिशेल की मां वहां से चली जाती है। उन्हें जाता देखकर यान सोचती है, मैं एक एक करके अपने दोस्त और परिवार को खो रही हूं, लेकिन मिशेल के पास वो सब कुछ क्यों है? उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां मिशेल सोच रही होती है, सुबह अपने सवालों की तैयारी करके मैं दोपहर में विक्टर से मिल पाऊंगी, कितना अच्छा है। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, क्या मैं मिस मिशेल झाओ से बात कर रही हूं? मिशेल बोलती है, हाँ, क्या मैं जान सकती हूं किस बारे में है? वो लड़की बोलती है, हेलो मिस झाओ, आपके परिवार ने ये उपहार कल रात आपके लिए छोड़े थे। उन्होंने कहा था कि मैं ये आज आपको दे दूं क्योंकि वो आपका इंतजार नहीं कर सके। मिशेल बोलती है, मैं तुम्हें एक पता दूंगी, इसे नकद भुगतान पर वापस भेज देना, वैसे मेरा संदेश उन्हें पहुंचा देना। बस इतना कहना, देर से जताया गया रिश्ता घास से भी सस्ता होता है। मेरा पीछा करने में समय बर्बाद करने के बजाय यान के साथ शांतिपूर्वक क्यों नहीं रहते? उसके बाद हम होटल के मल्टीमीडिया रूम में देखते हैं जहां मिशेल सोच रही होती है, प्रिलिमिनरी राउंड कुछ ही दिनों में है और मेरा सुसैन से अभी भी एक शर्त लगी है, मैं इस गमले वाले पौधे को जल्दी कैसे बढ़ा सकती हूँ? काश मेरे पास थोड़ी और किस्मत होती। तभी वहां अचानक से सिस्टम आकर बोलता है, क्या तुमने वो सब किया जो मैंने कहा था, जैसे छूना और गले लगाना? ये सुनकर मिशेल रात की सारी घटनाएं याद करते हुए बोलती है, तुम इतने समय बाद अचानक आई हो और ऐसे सवाल पूछ रहे हो। सिस्टम बोलता है, मुझे अभी बाकी बेचारी महिला सहायक किरदारों की मदद करनी है, तो क्या तुमने ये सब मेरे बिना कर लिया? मिशेल बोलती है, हाँ। फिर सिस्टम बोलता है, तो अब बस किस करना ही बाकी है। ये सुनकर मिशेल शर्माते हुए बोलती है, क्या किस करना? सिस्टम बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी झिझक समझ सकता हूं। आखिरकार किसी ऐसे को किस करना जिसे तुम पसंद नहीं करती मानसिक रूप से काफी मुश्किल हो सकता है। मिशेल बोलती है, असल में यह नामुमकिन नहीं है। सिस्टम बोलता है, जब मैं बाकी महिला सहायक किरदारों का मदद कर रहा था तो तब यहां क्या हुआ था? उसके बाद हम कुछ समय बाद सीन देखते हैं जहां मिशेल विक्टर को देखते हुए सोच रही होती है, तो क्या गलती से किस करने का कोई तरीका है? तभी विक्टर बोलता है, लो तुम्हारी पसंदीदा चीज बेरी। फिर वो खांसते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे लगातार देख रही हो? उसके बाद विक्टर अपने फोन में कुछ सर्च करते हुए सोचता है, जो लड़की कहती है कि मैं उसका बॉस हूं, वो मुझे घूरती क्यों रहती है? शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। मिशेल बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे बालों में कुछ फंसा हुआ है, सिर थोड़ा नीचे करो, मैं निकाल देती हूं। विक्टर अपना सर नीचे झुकाते हुए बोलता है, औरतें तो बस मुसीबत ही होती हैं। और मिशेल विक्टर के बालों को सहलाते हुए सोचती है, ये किसी पिल्ले को सहलाने जैसा एहसास। तभी वो शर्माते हुए बोलती है, टीचर दोपहर में पेपर पर चर्चा करेंगे तो मुझे जल्दी लौटना होगा। विक्टर बोलता है, हाँ, हमें वापस चलना चाहिए, जरूरी बातों में देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम लौटते समय होटल के बाहर देखते हैं जहां मिशेल सोच रही होती है, विक्टर को किस कैसे करूं ताकि थप्पड़ न पड़े। तभी विक्टर उसके पास आकर बोलता है, ये लो। मिशेल बोलती है, ये कहां से लाए? विक्टर बताता है, ड्राइवर ने अपने बेटे के लिए लिया था, जब उसने मुझे छोड़ा तो मैंने भी कुछ ले लिया, मैं ऐसी बचकानी चीजें नहीं खाता, तुम रख लो। मिशेल उसे खाकर बड़बड़ाते हुए बोलती है, ड्राइवर को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, उसकी उम्र कितनी है, हैंडसम है क्या? ये सुनकर विक्टर बोलता है, तुम सोच क्या रही हो, मिस्टर लियू तो तुम्हारे पापा की उम्र के हैं। ये सुनकर मिशेल सोचती है, हाँ, मैं सोच क्या रही थी, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही थी। फिर वो विक्टर से बोलती है, वैसे जन्मदिन के गिफ्ट के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आया, क्यों ना मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूं? विक्टर बोलता है,
तो क्या है ये? मिशेल अपने जेब में से एक हेयर बैंड निकालकर बोलती है, तो ये एक छोटा हेयर बैंड। विक्टर उसे लेते हुए बोलता है, पर मुझे बाल बांधने की जरूरत नहीं है। सच में लड़कियों का दिमाग समझना बहुत मुश्किल है। मिशेल बोलती है, ये तो बस एक हेयर टाई है जो मुझे अच्छी लगी, तो मैं उसे पहाड़ पर ज्ञान दिलाने ले गई। इसे पहनने से तुम्हें गुड लक मिलेगा। और मिशेल अपने मन में ही सोचती है, ऐसे ही बाकी लड़कियों को पता चलेगा कि वो पहले से किसी का है जब वो लड़की का बैंड पहने दिखेंगे, और अब वो लोग इसके पास नहीं आएंगे। उसके बाद मिशेल वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं होटल वापस जा रही हूं, अगली हफ्ते मिलते हैं। विक्टर बोलता है, अगली हफ्ते मिलते हैं। तभी वहां पर मिस्टर लियू आकर बोलते हैं, यंग मास्टर। फिर वो विक्टर का हेयर बैंड देखते हुए सोचते हैं, एक छोटा हेयर बैंड, ये क्या चल रहा है? क्या यंग मास्टर को प्यार हो गया है? विक्टर अपने हेयर बैंड को छुपाते हुए बोलता है, क्या देख रहे हो? फिर वो अपने मन में ही बोलता है, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन लिटिल मास्क ने मुझे ये दिया है। और वो अपने हेयर बैंड को दिखाते हुए बोलता है, लेकिन जबकि तुम इसे देखने के लिए इतने बेताब हो, तो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूं। मिस्टर लियू अपने मन में ही बोलते हैं, मेरे नासमझ यंग मास्टर। विक्टर बोलता है, पता है, ये ज्ञान प्राप्त कर चुका है, तुम्हारे पास तो नहीं होगा, है ना? उसके बाद हमें बताया जाता है, ट्रेनिंग का समय कब निकल गया पता ही नहीं चला, और मिशेल ने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित कर दिया। इसी तरह व्यस्तता के बीच 10 दिन बीत गए। उसके बाद हम मंगलवार के दिन स्कूल ट्रेनिंग से लौटते समय देखते हैं, जहां यान मिशेल को देखते हुए सोचती है, हालात कैसे पलटूं? क्या घर से भाग जाना मदद करेगा? डर है कि उससे पहले कुछ और करना पड़ेगा। फिर यान अपने क्लास में जाती है, जिससे सारे लड़के उसको घूरने लगते हैं। ये देखकर यान सोचती है, ये क्या हो रहा है? वो लोग मुझे इतनी गॉसिप वाली नजरों से क्यों देख रहे हैं? क्या येतलू ने पिछली बार की बात सबको बता दी? लेकिन जब वो स्कूल के फोरम में देखती है, तो वहां लिखा होता है, ब्रेकिंग न्यूज, पोस्ट करने वाले के रिश्तेदार अस्पताल में काम करते हैं, और यह है झाओ परिवार की आया और पूर्व कैंपस ब्यूटी यान की डीएनए पहचान। अजीब है, इन्हें मां बेटी क्यों पाया गया? ये देखकर यान मन में ही बोलती है, अब ये कहानियां कौन बना रहा है? मेरा वॉनी जांग से क्या रिश्ता हो सकता है, जबकि वो सिर्फ एक नौकरानी है। और फोरम पर लोग उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं। ये सब देखकर यान गुस्से में सोचती है, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं झाओ परिवार की नाजायज संतान बिल्कुल भी नहीं। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फोरम पर कही गई सारी बातें झूठ हैं। ये बोलकर यान वहां से जाने लगती है। तभी टीचर बोलती है, क्लास अभी चल रही है, तुम कहां जा रही हो यान? उसे जाता देखकर शेरनेर सोचती है, बदला लेने का एहसास बहुत सुकून देता है, अब तमाशा देखने का वक्त है। और सुसैन शेरनेर को देखकर सोचती है, क्या वो इतनी खुश है क्योंकि यान का चौंकाने वाला स्कैंडल सामने आ गया? क्या इसका हिस्सा वही है? इसी बीच हम इंटरनेशनल क्लास में देखते हैं, जहां साइमन मिशेल से बोलता है, मिशेल, क्या फोरम की बातें सच हैं? तुम्हें इसके बारे में पता है? तभी विक्टर उसे पीछे करते हुए बोलता है, जब वो अभी अभी ट्रेनिंग से लौटी है, तो उसे फोरम की बातों का कैसे पता होगा? मिशेल बोलती है, तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? साइमन बोलता है, ये एक लंबी कहानी है। तभी विक्टर मिशेल को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, पीठ घुमाकर भी बातें कर सकती हो, गर्दन अकड़ने का डर नहीं है क्या? पीछे से साइमन बोलता है, अरे किसी ने फोरम पर यान की पोल खोल दी है। तभी मिस्टर लू बोलते हैं, मिशेल, ट्रेनिंग पर जाने से पहले तुम अपने डेस्कमेट को घूर रही थीं, और अब लौट कर भी वही कर रही हो। विक्टर बोलता है, जॉनी लू, बात का बतंगड़ मत बनाओ। मिशेल बोलती है, सर प्लीज अब छोड़ दीजिए। उसके बाद वो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, अरे ये क्या कर रही हो? तुम हमारी क्लास में क्या कर रही हो? मिशेल बोलती है, कुछ हुआ क्या? तभी वहां पर यान आकर विक्टर से बोलती है, फोरम पर जो पोस्ट्स थीं, उनके पीछे तुम लोग ही थे, है ना? तुम तो हद से ज्यादा बदतमीज हो। ये सुनकर विक्टर अपने मन में ही बोलता है, क्या वो मुझ पर चढ़ रही है? मरना चाहती है क्या? विक्टर के दोस्त बोलता है, हमारे बॉस पर सब कुछ क्यों थोप रही हो? तुम्हें अपनी औकात पता है? क्या तुम में इतनी हैसियत है कि ब्रदर फू तुम्हारी तरफ देखे भी? तभी साइमन मिशेल से बोलता है, भाभी जी जरा देखिए तो सही। मिशेल फोरम को देखते हुए सोचती है, लगता है यान को लगा कि मैंने फोरम पर उसकी पहचान खोल दी है और अब वो मुझसे टकराने आई है। मिशेल उठकर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन विक्टर उसे पकड़कर बोलता है, कहां जा रही हो? बैठ जाओ, जब मैं साथ हूं तो कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकता। तभी वहां पर मिस्टर झाओ के असिस्टेंट योश ली आकर बोलते हैं, मैं मिस्टर जेनसन झाओ का असिस्टेंट हूं। जेनसन झाओ मिशेल के पिता हैं। हमारे बॉस नहीं आ सके, लेकिन उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है
इसलिए उन्होंने मुझे इसे संभालने को कहा है। तभी कोई बोलता है, तो क्या यान सच में मिस्टर झाओ और नौकरानी की नाजायज बेटी है? योशली बोलते हैं, नहीं। ये सुनकर यान सोचती है, जैसा सोचा था, झाओ परिवार इतनी सालों से पाली गई इतनी होनहार बेटी को नहीं छोड़ेगा। तभी योशली बोलते हैं, मिस यान का झाओ परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। झाओ परिवार ने उसे गलती से अपनी जैविक बेटी समझकर पाला है। उन्हें अभी अभी पता चला कि उसका रिश्ता नौकरानी से है और वे बहुत पछता रहे हैं। वे हैरान रह गए और मुझे कहा कि उसे वापस ले जाकर एक और गहन डीएनए टेस्ट कराऊं। यह सुनकर यान सोचती है, उसे कोई खून का रिश्ता नहीं, ये कहने पर किसने मजबूर किया? तो जिसे मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसे मेरे ही पिता ने बेरहमी से उजागर कर दिया, है ना? अब मैं स्कूल में कैसे टिक पाऊंगी? तभी एक लड़का बोलता है, जबकि उनका खून का रिश्ता नहीं था तो उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह क्यों पाला? योशली बोलते हैं, इस मामले में झाओ परिवार और मिस मिशेल दोनों ही विक्टिम्स हैं। यह सुनकर विक्टर बोलता है, सीधे बोल दो ना, उसे वहां भेजने की क्या जरूरत थी? योशली बोलते हैं, क्योंकि मिस मिशेल को जन्म के समय गलती से छोड़ दिया गया था और मिस यान को उन्होंने अपनी बेटी समझकर घर ले गए। विक्टर बोलता है, ओह, तो झाओ परिवार उस नकली बेटी से कैसे निपटेगा? योशली बोलते हैं, अगर ये सच है तो झाओ परिवार जरूर उस नौकरानी को जिम्मेदार ठहराएगा। तो चलो पहले झाओ परिवार उस नकली लड़की से निपटे, फिर तुम सब लिटिल मास्क से माफी मांगने आना। तभी सारी लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। तो यान की असली मां झाओ परिवार की नौकरानी ही थी जिसने बच्चों की अदला बदली की थी। तो यान भी एक नकली है। यह सब सुनकर यान सोचती है, अब मुझे समझ आ गया, मैं झाओ परिवार द्वारा छोड़ा गया एक मोहरा थी। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।